नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। वैसे आज रविवार है, लेकिन आज जिस दिन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको एक दिन कम पड़ता है अगर हमें उन्हें थैंक यू बोलना है। तो हम बात करने वाले हैं आज नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में। आप बिल्कुल बाकायदा, मुझे पता है कि आप मुझसे अग्री करेंगे कि डॉक्टर्स या मेडिकल स्ट्रीम जो है कोविड के बाद स्पेशली, वैसे तो इनका महत्व बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन कोविड के बाद हमें पता चला है कि इन्होंने हमारे लिए कितनी सेवा की है, कितनी मेहनत की है, दिन रात एक किया है, अपनी परवाह ना करते हुए हमारे साथ खड़े रहे हैं। और डॉक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो जब भी हम बोलते हैं डॉक्टर्स डे या मैं किसी डॉक्टर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, तो हमेशा हमारे दिमाग में एक छवि जो है वो आती है, या तो ये आँख के डॉक्टर होंगे या फिर दांत के डॉक्टर होंगे या फिर शायद किसी और बॉडी पार्ट के डॉक्टर्स होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज हम बहुत ही अलग डॉक्टर की तरफ जाने वाले हैं, बहुत ही अलग डॉक्टर, वैसे वो वाले डॉक्टर नहीं है पर बाकायदा डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत ही अलग प्रोफेशनल हैं। क्यों इनके साथ आज मिल रहे हैं? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हम भूल जाते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और जब बात मेंटल हेल्थ की आती है तो आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाती है, क्योंकि हमें डर लगता है कई बार, या शायद हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमें किसी चीज़ के साथ लेबल ना कर दिया जाए, और उसकी वजह से हम आज भी इन एक्सपर्ट्स के पास जाने से थोड़ा सा घबराते हैं और डरते हैं। तो आज इस डॉक्टर्स डे पर आज एक बहुत ही उम्दा, बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही वार्म जिन डॉक्टर के पास है आज उनसे मुलाकात करेंगे। ये दिल के डॉक्टर तो है ही मतलब वैसे नहीं, पर वैसे दिल से काम करते हैं, और ये मन के डॉक्टर हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। आज वेनम टीवी किड्स के प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जमीला फिरदौस मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आरती। मैम को हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप सबके लिए जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि मैम एक्चुअली कौन से डॉक्टर हैं। तो मैम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 29 वर्षों से अपना योगदान काउंसलिंग और साइकोलॉजी की फील्ड में दे रहे हैं। इन 29 वर्षों में से लगभग 24 से ज़्यादा वर्ष जो हैं ये मैम नवरचना स्कूल के साथ बिता चुके हैं, और अभी भी इनका ये काम जो है ये वहाँ पर अभी भी चल रहा है। मैम हेड काउंसलर है वहाँ पर, और काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सर्विसेज का पूरा ध्यान जो है, पूरी चीज़ों का ध्यान मैम खुद रखते हैं। उनके नीचे बहुत बड़ी टीम है साइकोलॉजिस्ट की जो काम करती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैम मार्ग काउंसलिंग सेंटर जो MS यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग सेंटर चल रहा है उसके साथ भी मैम एसोसिएटेड है एज अ विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट, और CBSE हेल्पलाइन काउंसलर भी हैं एट नेशनल लेवल। मिनिस्ट्री स्कीम ऑफ नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के तहत मैम को 2011 में नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आज अब आप समझ सकते हैं कि ये कौन से डॉक्टर हैं और कितने स्पेशल डॉक्टर हैं, और आज इनके साथ हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो शायद हमारे घर में कहीं ना कहीं हम सबके बीच में मौजूद है, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो जमीला मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब मैं बात करती हूँ डॉक्टर्स की, और जैसे मुझे पता है जब हमने बातचीत की तब मैम ने भी यही मुझे पूछा कि डॉक्टर्स डे पे मुझे क्यों बुला रही है तो मैंने कहा कि हाँ, सोच यही है हमारी, लेकिन आज जिन डॉक्टर के साथ हम जुड़ रहे हैं, जिस साइकोलॉजिस्ट के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल हेल्थ को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि यहाँ दर्द हो रही है, इसका इलाज करना है, लेकिन जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शायद वो दर्द नहीं दिखता है। तो मैम आज भी जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर के नाम पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स की छवि आती कि ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट, वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट, पर जहां हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की, आज भी कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। आपका क्या कहना है एज एन एक्सपर्ट? जब हम बात करते हैं हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ की जी, तो हेल्थ के अंदर सालों से हमने सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर चर्चा की है। बिल्कुल।
मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हैं, बट मेंटल हेल्थ के बारे में शायद कम बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर हमने बताया अपनी मन की कमज़ोरी तो लोग हमें जज करने लगेंगे। तो एक बहुत बड़ी वजह है कि जो उम्र के डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं, वो 2 रीज़न से मेंटल हेल्थ के बारे में एक्चुअली बात नहीं करना चाहते या सामने आना नहीं चाहते। एक तो शायद उनके पास अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, जिसके वजह से वो चर्चा में नहीं आ पाते हैं। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जिस सोसाइटी में जीते हैं, आज भी जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या मानसिक तनाव की बात करते हैं, लोग सोचते हैं ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने आप शायद कुछ बेसिक चीज़ों का हम केयर ले लेंगे तो हम इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे, बट मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। आज जब हम फिजिकल हेल्थ, अपने बॉडी के सारे ऑर्गन्स और पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अगर जहाँ भी हमें कोई तकलीफ हो जाती है, जब हम मन की बात करते हैं या ब्रेन से रिलेटेड फंक्शंस की बात करते हैं, अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग सामने नहीं आते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे कि आप एक कमज़ोर इंसान हो। बिल्कुल, बहुत सही बताया मैम ने। और शायद ये जजमेंट से ही हम डरते हैं, हम इंसान, क्योंकि हमें लगता है कि हमें किसी और तरीके से, किसी और फ्रेम में अगर ढाल दिया गया तो शायद कल उठ के पता नहीं लोग मुझसे बात करेंगे नहीं करेंगे, या शायद मैं अपने आप को अकेला फील करूं, मुझे आइसोलेट कर दिया जाए। वो डर से शायद उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पर बहुत राइटली मैम ने कहा कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ मतलब कि हमारे पूरे बॉडी की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे बॉडी की वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटल भी। मैम, जहाँ आपने बात किया कि हम जब ब्रेन के क्षेत्रों की बात करते हैं तो आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारा काम बाकी है। मतलब अवेयरनेस हो रही है कि आप भी अपने लेवल पे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बहुत सारी लोगों को पता चल रहा है कि भाई स्ट्रेस है तो कैसे हो सकता है क्या। लेकिन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी काम करना बाकी रह गया है या फिर और करने की जरूरत है? हम अपने कंट्री इंडिया की बात करें, पिछले 1 डेकेड से ज़्यादा अब शायद बहुत सारे क्षेत्र और एज ग्रुप में बेसिक काउंसलिंग के काम को तो जारी रखा है। एटलीस्ट प्राइवेट स्कूलों ने, ठीक है, मेडिकल स्कूल्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने जो काम करते हैं इन द एरिया ऑफ कंप्लीट हेल्थ। बट 3-4 मुद्दे हैं जिन पर आज भी बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है। जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि इंडिया एक ऐसा नेशन है, कंट्री है, भारतवर्ष में हमारे यहाँ डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और लोग डिप्रेशन के एरिया में सपोर्ट सिस्टम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम की सीधी सीधी बात मैं कहूँ कि अगर कोई कहता है अपने डिप्रेस्ड मूड के बारे में, क्या फैमिली उस बात को एक्सेप्ट करती है या उन्हें लगता है ये भी एक डे टू डे नेसेसिटी को देखो या चेंज को देखो जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो एक फैमिली लेवल पर हमने अभी भी टोटली मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरा, जब हम बात करते हैं एक बहुत बड़ा एरिया जहां गैप रह गया है, आप इंडिया के पॉपुलेशन को देखो और मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल्स के स्ट्रेंथ को देखो जी, उसका रेशियो डिस्प्रपोर्शनेट है। और हम जब गांव तालुकाओं की बात करेंगे वहाँ तो शायद मेंटल हेल्थ से बहुत सारी चीज़ें एक नेगेटिव फॉर्म में जुड़ी हुई, ठीक है। जैसे आज भी लोग सोचते हैं कि किसी को अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो शायद उसको कोई चीज़ भूत प्रेत के फॉर्म में हो गई है, इसलिए उसको झाड़ फूंक से हटाने की ज़रूरत है। सो एक जो सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का गैप है कि लोगों ने मेंटल हेल्थ के साइंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। मेंटल हेल्थ इज साइंस, इट्स अ बेसिक साइंस। सो अवेयरनेस कम्युनिटी लेवल पर जो करना है हमको, गांवों से लेके शहरों तक, वो एक बहुत बड़ा एरिया है। काम जारी है लेकिन हम बहुत जगह पहुंच नहीं पाए, इसलिए हमारा वो एरिया गैप में नज़र आता है। दूसरा, फैमिली लेवल पर अगर हमने हेल्थ के तरह मेंटल हेल्थ पर भी थोड़ा तवज्जो, थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है तो उसमें भी आप देखोगे कि धीरे धीरे हेल्थ के इश्यूज की तरह लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। थर्ड बहुत बड़ी चीज़ है कि स्कूल और कॉलेजों में जस्ट लाइक एनी अदर टीचर, पी टीचर की हम बात करते हैं, लाइब्रेरी टीचर की हम बात करते हैं, एक मेंटल हेल्थ टीचर का होना ज़रूरी है। चाहे वो एक प्राइमरीली तो एक
कोई साइकोलॉजी के बैकग्राउंड का हो, नहीं हो तो कोई ऐसा टीचर जो बच्चों के वेलफेयर में इंटरेस्ट रखता है, उसकी एक बेसिक ट्रेनिंग हो जहाँ वो बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें कि वो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकें। और चौथा बड़ा मुद्दा है कि मेंटल हेल्थ में हार्ड कोर मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्रग अब्यूज़, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों में लर्निंग डिफ़िकल्टी की प्रॉब्लम है, ऑटिज़म का प्रॉब्लम है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, और भी दूसरे प्रॉब्लम है, स्पीच का प्रॉब्लम है, मोटर डिफ़िकल्टीज़ है। ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट चाइल्ड साइकोलॉजी बोलो, चाइल्ड मेंटल हेल्थ बोलो, उसका एक स्पेशल फील्ड है जहाँ प्रोफेशनल्स मेडिकल बैकग्राउंड से, साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, होम साइंस बैकग्राउंड से, थेरेपी बैकग्राउंड से, इन सब को एक जगह इकट्ठा होना ज़रूरी है अगर आप उस बच्चे की तकलीफ को सही समय पर आइडेंटिफाई करना चाहते हो। तो एक सबसे बड़ा गैप है कि आइडेंटिफिकेशन में डिले है। बिल्कुल। और आइडेंटिफिकेशन में जितना डिले होता जाएगा, मेंटल डिफ़िकल्टीज़ बोलो, मेंटल हेल्थ बोलो, मेंटल हेल्थ की डिफ़िकल्टीज़, मानसिक तनाव बोलो, मेंटल हेल्थ कंडीशन बोलो, वो बढ़ता ही जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि शायद हमने अभी पैंडेमिक देखा जी, ठीक है, कितने सारे एपिडेमिक्स देख लिए, आज हम उसी दिशा की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड, कि देयर विल बी अ मेंटल हेल्थ एपिडेमिक वेरी सून। और जो बहुत ही आई थिंक अलर्ट वाली बात है जी, मतलब एक रेड फ्लैग है कह सकते हैं हम कि भाई हमें उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। लेकिन आज भी मैम आपने बहुत सही मुद्दे बताए कि जहाँ जहाँ कौन से फील्ड्स में हमें आज भी ज़्यादा ध्यान देने की या तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं मैम आज भी आई एम श्योर आप इसे अग्री करेंगे, आप तो हालांकि बहुत बड़ी टीम के साथ काम करती हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी स्कूल्स में एक एक काउंसलर या एक एक साइकोलॉजिस्ट होता है। और कई बार जब हम चर्चा करते हैं उनसे तो ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है कि वो एक अकेला कितनी जंग लड़ेगा, उसको भी बैकअप की ज़रूरत है। और जहां आपने बहुत राइटली कहा कि केसेस इतने ज़्यादा हैं लेकिन प्रोफेशनल्स उसके सामने इतने नहीं हैं, तो शायद हम उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है कि हम पेरेंट्स को अवेयरनेस हम इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि जितने ज़्यादा पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे आई थिंक वो हर किसी का काम आसान करेगा, फिर चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो या फिर चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, कोई भी हो। क्योंकि जब तक पेरेंट का सपोर्ट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी चीज़ में कुछ फेर ला सकते हैं। राइट। तो इसमें एक ही बात मैं कहना चाहूँगी, हम अच्छे स्कूलों की बात करें, कॉलेज की बात करें, या डॉक्टर फ्रेटर्निटी जिनके पास पहला हम अपने फैमिली डॉक्टर्स के पास पहली बार जाते हैं और बात करते हैं, ये फिजिकल परेशानी तो है पर ये मेंटल परेशानी भी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट एजुकेशन में चाहे एक डॉक्टर पेरेंट को एजुकेट करे, फैमिली डॉक्टर, या जो स्पेशलिस्ट है पेरेंट को एजुकेट करे। और जब हम कम्युनिटी की बात करें, स्कूल और कॉलेजों में पेरेंट एजुकेशन इज़ अ जर्नी, राइट, ओके, एट एवरी लेवल यू हैव टू डू पेरेंट एजुकेशन, ठीक है। आप अगर एक प्री प्राइमरी के बच्चे के साथ उसके ऑटिज्म के कंडीशन के बारे में पेरेंट को एजुकेट करते हो, हमारी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम क्लास 11-12 के पेरेंट जिनका बच्चा एडिक्शन से गुजरता है या प्रेयर प्रेशर से गुजरता है, उनका भी हम पेरेंट एजुकेशन करें। तो अच्छी स्कूलों का मतलब है अवेयर स्कूल। मैं अच्छी स्कूलों को कैटेगराइज करती हूँ अवेयर स्कूल के अंदर। जो स्कूल जिनके अंदर अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ के लिए, वो पूरी कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल से लेके ग्रुप लेवल तक वो पेरेंट एजुकेशन करें। और साथ ही साथ बहुत सारे शहरों में आज पेरेंट सपोर्ट ग्रुप बन गया है, ठीक है। तो जैसे अगर कुछ बच्चे जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, उनके माँ बाप इकट्ठा होते हैं और वो एक फोरम बनाते हैं। संस्थाएं हैं जो इन ऐसे पेरेंट सपोर्ट ग्रुप को साइको एजुकेशन देती हैं कि आप स्पेशलिस्ट से तो मदद लो, बहुत सारी चीज़ें आप ऑलमोस्ट 40 to 50% चीज़ें अपने आप से सीख के अपने बच्चों को आप साइको एजुकेट कर सकते हो और उनके लिए एक बहुत बड़े मेंटल हेल्थ सपोर्ट और उनके लिए चैम्पियन करने वाले आप बन जाते हो उनके मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए। तो कम्युनिटी, फैमिली, प्रोफेशनल्स, जी, ये तीनों को जब साथ में कंबाइन होंगे तब मुझे उम्मीद है कि हम शायद ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ एपिडेमिक से जूझने की कोशिश करने वाले हैं आने वाले समय में, वो एक समवेयर हम उसको एक अरेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट उसके साथ
हम फेस करने के लिए पूरे तौर पर तैयार हो जाएंगे कि हम एवरी डे टू डे बेसिस पे इस चीज़ को हम डील कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं. सो पेरेंट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट एट एवरी लेवल. बहुत ज़रूरी है. और आई थिंक अगर पेरेंट को एजुकेट करना है तो टीचर्स को अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पेरेंट एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन व्हेन इट विल गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलेंगे, बच्चे को मैक्सिमम उसके मेंटल हेल्थ राइट्स मिलेंगे. वेरी ट्रू. ठीक है, पेरेंट ने अपना काम किया, टीचर को अवेयरनेस नहीं आया, हमने 50% उस बच्चे के लिए काम किया. उसी तरह वाइसा वर्सा. ठीक है, आपने टीचर को उनके मेंटल हेल्थ, बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए स्कूल काउंसलिंग सेंटर इज वर्किंग, सारा जो एकेडमिक स्टाफ है वो काम कर रहा है, लेकिन हम पेरेंट को ही अप्रोचेबल नहीं बना के उनको ही हम इक्विप नहीं करें तो वहाँ भी हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे. तो ये दोनों जब साथ में पैरेलली हम उनका साइको एजुकेशन बोलो, ट्रेनिंग बोलो, उनके अपने सपोर्ट ग्रुप बनाएंगे तो किसी हद तक एटलीस्ट स्कूल कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नॉट अलाउइंग किसी बच्चे के तकलीफ को नज़रअंदाज करके, मेंटल हेल्थ तकलीफ को नज़रअंदाज करके, ताकि वो बड़े होते होते उनके स्ट्रगल्स बढ़े नहीं. राइट, वेरी ट्रू. और आई थिंक आपने बहुत सही कहा कि मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो शायद आज अभी भी हमें नहीं पता है कि उसकी सिवियरिटी कितनी खराब हो सकती है हमारे बच्चों के लिए. और शायद उससे हम सभी का आई थिंक अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर हमें लगता है एज अ पेरेंट कि हम कहीं पर पीछे पड़ रहे हैं, अपने बच्चे को सही तरीके से डील नहीं कर पाते, तो हमें भी बिल्कुल संकोच नहीं करना है अपने टीचर को या अपने स्कूल को पूछने से, ताकि वो आपका हाथ पकड़ें. और इस जर्नी में बच्चे के लिए हमें मिलकर जो काम करना है, जैसे मैम ने कहा कि हम मिलकर तभी उसको बेनिफिट दे पाएंगे जब हम मतलब एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करेंगे. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैम, जहाँ हम बात करते हैं वेस्टर्नाइजेशन की, क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल की जनरेशन है या इवन जनरेशन के पेरेंट्स भी जो है आजकल के, मतलब ये चीज़ों का कल्चर आ रहा है, वेस्टर्न में से ये ला रहे हैं. वेस्टर्नाइजेशन मतलब हम वेस्टर्न आउटफिट्स पहन रहे हैं, हम ब्रांड्स पे जा रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करें, वेकेशन के लिए भी वहाँ जाते हैं, पढ़ने के लिए भी वहाँ जा रहे हैं. लेकिन आज भी मेंटल हेल्थ को लेकर जिस तरह से हमारा यूथ जूझ रहा है, वो कंडीशन क्यों हम नहीं सुधार पा रहे हैं? मतलब आज भी वहाँ पे क्यों हमें लगता है कि हम बाकी सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं और हैप्पीली कर रहे हैं, पर मेंटल हेल्थ को नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी देखूं पेरेंट्स के साथ काम करते हुए, मैंने 3 चीज़ों का अनुभव किया है. सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन कहना कि वेस्टर्न वे में सब चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट नहीं करते, शायद वो एक कंप्लीट कॉन्वर्सेशन नहीं रहेगा. एक सबसे बड़ी बात ये है कि हम मेंटल हेल्थ के साइंस को नहीं जानते हैं. राइट. ठीक है, सो शरीर की तकलीफ हो, टू एन एक्सटेंट आजकल तो हर चीज़ कॉस्मेटिक्स के अंदर भी हेल्थ के अंदर कवर हो रहा है. बट मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जब मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि अगर एक पेरेंट सोचता है कि मेरे बच्चे को लोगों से अलग कर दिया जाएगा, ओके, उसको बार बार लोग जज करेंगे उसकी लिमिटेशंस के लिए, परहैप्स वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है पेरेंट्स को कंफर्टेबली नहीं एक्सेप्ट करने के लिए कि मेरे बच्चे को मेंटल हेल्थ तकलीफ है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम जब वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं, इंडिया इज़ अ कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी. ठीक है, और वेस्ट में हर एक चीज़ को इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं. यहाँ क्या है कि परिवार में एक नेटवर्क ऐसा है कि उस नेटवर्क को मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए कोई क्रॉस नहीं करना चाहता है. अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे, किसी बच्चे को लिखने पढ़ने की तकलीफ है तो माँ बाप जब कन्वर्सेशन में आते हैं तो बोलते हैं कि हमें ये बात हम तक ही रहने देना. हाँ, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को पता नहीं होना चाहिए, हमारे रिश्तेदारों को पता नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे बच्चे को ये मेंटल हेल्थ कंडीशन. तो एक्सेप्टेंस जहाँ कंप्लीट नहीं है वो एक चैलेंज है. और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समवेयर उनको ऐसा लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, इसके वजह से हम इस चीज़ के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं. एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंटली, वेस्टर्न वर्ल्ड इज वेल इक्विप्ड विथ मेंटल हेल्थ साइंस. करेक्ट. वी आर स्टिल बिहाइंड. ठीक है, इसलिए
जैसे जैसे अगर हम अपने कम्युनिटी लेवल, स्कूल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे अवेयरनेस बढ़ाएंगे, आई थिंक सो ये जो एक टैग लगा हुआ है कि कुछ चीज़ें हम वेस्टर्न वर्ल्ड की एक्सेप्ट करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं एक्सेप्ट, इट्स बेसिकली द गैप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेंटल हेल्थ, राइट, which is the one of the major drawback, and the other is we don't want to get tagged for mental health. करेक्ट, आई थिंक। और कहीं ना कहीं पेरेंट को डर लगता है, क्योंकि जब हम नॉर्मल स्कूल्स कहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये कंडीशन के बारे में पता चले तो कहीं मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल ना दिया जाए। आई थिंक वो सबसे बड़ा डर है एक पेरेंट के लिए, कि इसीलिए शायद वो इतना खुलकर चीज़ों को बताते नहीं। और आज भी आई मीन आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं और आप फेस करते हैं, पर मैं भी बहुत इन चीज़ों से रूबरू होती हूँ हमारी रूटीन लाइफ में, कि पेरेंट्स एक्चुअल कंडीशन को बताते ही नहीं हैं। ये तो जब बच्चा हमारे पास आता है, रहता है, हम देखते हैं उसको कि वो किस तरह से अपनी रूटीन एक्टिविटीज को कर रहे हैं, तब हमें उस चीज़ का आभास होता है कि नहीं, कुछ तो सही नहीं है। और फिर हमें पता चलता है धीरे धीरे कि हाँ, तकलीफ है। पर ये बिल्कुल आपने सही कहा कि वो एक डर है, जज होने की एक संकोचना भी रहती है कि मुझे जज कर लिया जाएगा, वो ग्रुप से मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, वो सबसे बड़ा हमारा डर है। लेकिन शायद हम भूल रहे हैं कि अगर हमने इस बात को नहीं बताया तो हम अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम जैसे आपने कहा कि भाई सही समय पर आइडेंटिफाई करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितना आइडेंटिफिकेशन में हम डिले करेंगे उतना ही हम बच्चे की ओवरऑल वेलबींग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साल पीछे जा रहे हैं और शायद हम कुछ उससे अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैम, आप इतने सालों से साइकोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ, आई मीन सारे एज ग्रुप के साथ आप काम करते हैं। किस तरह की तकलीफ है ये बच्चे आपके पास लेकर आते हैं, अगर आप थोड़ा हमें उस बारे में बताएं। और इन तकलीफ़ों को उस समय जब बच्चा आपके पास लाता है तब क्यों ज़रूरी है उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस पर उनके साथ डील करना एज अ साइकोलॉजिस्ट? मैं जिस एज ग्रुप के साथ डायरेक्टली डील करती हूँ वो क्लास 9 to 12 है अपने स्कूल में, बट ऑफ कोर्स मेरे साथ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स है जो काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 12 कहीं ना कहीं किसी ज़रिए से मेरे कांटेक्ट या कम्युनिकेशन में आते हैं। स्कूल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, 5-6 बहुत इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर मेंटल हेल्थ का काम चल रहा है। एटलीस्ट मैं जिस स्कूल में काम करती हूँ, नवरचना स्कूल में, वहाँ हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों पर हम काम करें। तो एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो पेरेंट पॉपुलेशन यंगर एज ग्रुप्स में थोड़ा अवेयरनेस रखते हैं, वो मदद मांगने के लिए आते हैं। दूसरा होता है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में जब टीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो 3-4 चीज़ें जो यंगर एज ग्रुप में टीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो क्या बच्चों को पढ़ने लिखने की तकलीफ है, इट कुड बी अ सिंपल लर्निंग प्रॉब्लम, और कोई स्लो लर्नर है या किसी को राइटिंग की डिफ़िकल्टी है, वो एक लर्निंग डिफ़िकल्टी के ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं वो आते हैं एज रेफरल। दूसरा ग्रुप होता है बच्चे जिनको बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, ठीक है, अटेंशन बराबर नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, थोड़ा बहुत हिट करने की हाइपर एक्टिविटी है, रेस्टलेसनेस है। कई बार बच्चे सहमे हुए होते हैं, डरे हुए रहते हैं, सेपरेशन एंग्जाइटी से सफ़र करते हैं। ये जो एज ग्रुप है बच्चों का क्लास 1 to 6 के, बेसिकली ये रेफरल्स के थ्रू या क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से आते हैं। जिन बच्चों के साथ मैं डील करती हूँ क्लासेस 7th, 8th, 9th, 10th अपवर्ड्स, वो बच्चे 4 विषयों को लेके आते हैं स्कूल में। एक सबसे बड़ा उनका जो विषय होता है कि मैं एकेडमिक्स में ये स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं क्यों वो किसी सब्जेक्ट में पीछे हैं, क्यों उनका अटेंशन कंसंट्रेशन बराबर नहीं, क्यों वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर। सो बेसिकली एकेडमिक इश्यूज़ के लिए आते हैं। दूसरा, करियर से रिलेटेड जो उनको गाइडेंस चाहिए उसके लिए आते हैं। तीसरा, इतना अवेयरनेस स्टूडेंट्स में अब आ गया है कि उनको मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेस्ड मूड है, एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टी है, इंटरपर्सनल डिफ़िकल्टी है, पेयर प्रेशर है, नेगेटिव पेयर प्रेशर है उनको, ठीक है, एडिक्टिव बिहेवियर में टेलीविज़न से रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, अदर एडिक्शंस विच आर वेरी प्रोमिनेंट टुडे। सो एडिक्शन से, एडिक्टिव बिहेवियर से रिलेटेड वो चर्चा करने आते हैं। रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज से रिलेटेड चर्चा करने के लिए आते हैं। एकेडमिक फेलियर या एकेडमिक लैक से रिलेटेड आते हैं चर्चा करने। और पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन गैप जो है, जिसके वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है,
उसके बारे में चर्चा करने आते हैं। इसी प्रोसेस में अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनालिटी प्रॉब्लम है या उसको एक कोर मेंटल हेल्थ तकलीफ है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या मे बी प्रोलॉन्ग्ड एज ग्रुप में ADHD भी नज़र आता है, वहाँ पर बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेकर के हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लान में सिर्फ स्कूल काउंसलिंग विल नॉट वर्क, एटलीस्ट फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी कंडीशंस एंड एडिक्टिव कंडीशंस। सो बच्चों से उनकी परमिशन लेके शेयर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए, चाहे वो क्लास टीचर हो, पेरेंट हो, हम सबको इन्वॉल्व करते हुए उनको आगे ट्रीटमेंट प्लान में अगर किसी साइकेट्रिक सपोर्ट की ज़रूरत है, मेडिकेशन सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशलाइज्ड थेरेपी की ज़रूरत है जिसके लिए उनको बाहर भेजना है जी। तो ये एक तरह का आई थिंक सो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जहां हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। सो अगर कोई काउंसलर को अपनी काउंसलिंग के आवाज़ को ले जाना है स्कूलों के अंदर या कॉलेजों के अंदर, उनके पास जब भी रेफरेंस आता है, बच्चे को कंप्लीट कॉन्फिडेंस में लेके अगर उनको किसी अडल्ट की सपोर्ट की ज़रूरत है या फैमिली इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है फॉर ऑल दोज क्लिनिकल कंडीशंस, टाइम लगता है बट वन हैज़ टू कंटिन्यू एंड नॉट गिव अप। राइट, बहुत सही बताया आपने कि वन हैज़ टू कंटिन्यू, क्योंकि तकलीफ चाहे कोई भी हो, शरीर के किसी भी अंग की हो, जब हम किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें वो कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ती है। फिर चाहे वो हमारा कोई ऑर्थोपेडिक इशू हो या कोई हार्ट इशू हो, ब्लड प्रेशर हो, या फिर बच्चों में अगर कभी कहीं चोट लग गई है या फिर अगर खून की कमी है तो हमें उसकी दवाइयाँ जो है वो कंटिन्यूस लेनी पड़ती है। अपने डाइट में बहुत सारे चेंजेस, बदलाव लाने पड़ते हैं। तो जब बात मानसिक स्वास्थ्य की आती है या ऐसी कोई कंडीशंस की आती है तो इसमें भी कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक जो फॉलोअप है काउंसलर्स के साथ, टीचर्स के साथ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको लेते रहें तो हमें पता चलता है एज अ पेरेंट कि हमारा बच्चा कितना उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा है या कहाँ और अभी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हमें उसकी और मदद करने की ज़रूरत है, या हमें और अपना समय कितना देना पड़ेगा इस कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक ये सब के लिए, जैसे मैम ने पहले भी कहा, कि कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो टीचर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, और पेरेंट्स को मिलकर काम करना है। और आई थिंक आए दिन हम ये केसेस में बढ़ोतरी ही देख रहे हैं मैम। और आपने बहुत सही बताया कि जैसे हमने पैंडेमिक फेस किया, अब ये एपिडेमिक फेस नहीं करना। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको अवॉइड करें, पता नहीं अवॉइड कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को और अपने बच्चों को उसे फेस करने के लिए हम तैयार करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, एज अ साइकोलॉजिस्ट, मन के डॉक्टर के हिसाब से आप, या दिमाग के डॉक्टर के हिसाब से, आई मीन साइकोलॉजिस्ट तो हर जगह पे काम करते हैं क्योंकि पूरा शरीर की वेलबींग के बारे में आप बात करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं बस ये 2 लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, मेंटल हेल्थ अडल्ट्स के लिए नहीं है, बुजुर्गों, मेंटल हेल्थ पूरी दुनिया के लिए जी। तो अपने मानसिक तनाव को लगातार दूर करते रहो, ये मेरा पहला मैसेज होगा। और जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं उनसे आप हेल्दी कम्युनिकेशन रखो जी। जहाँ जितने लोग पॉजिटिव बात करेंगे, मेंटल हेल्थ और वेलबींग अपने आप में इंक्रीज होगा। और अगर हमें मालूम है कि थोड़ा सा भी हमें तनाव है, उस तनाव को हम इग्नोर ना करें। राइट, ठीक है। आज सबसे बड़ा जो डिप्रेशन को डील करने का ये एक बहुत बड़ा इशू वर्ल्ड वाइड आ गया, हमारे कंट्री में भी। शायद हमने अपने छोटे छोटे तनावों को दूर करने की कोशिश नहीं। सो लगातार हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मानसिक तनावों को दूर करते रहें और एक ऐसा जुड़ाव सोसाइटी के लोगों से रखें जहां हम डे टू डे लेवल पर हेल्दी कम्युनिकेशन करते रहें। ये 2 चीज़ अगर हम अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में रखेंगे तो मेंटल हेल्थ का एक्सेप्टेंस, उनके बारे में चर्चा, उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन, साथ में हमें कौन से स्पेशलिस्ट के साथ जुड़ाव करना है या उनसे हेल्प लेना है, और अपने फैमिली को एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम, मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम मानते हुए हम इस चीज़ को एक कंप्लीट मेंटल हेल्थ वेलबींग में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी ट्रू, बहुत सही कहा मैम ने। और यहाँ फिर वही बात आती है कि फैमिली कन्वर्सेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है।
कहीं ना कहीं हम शायद अपने दिनचर्या में वो समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन हमें निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है या हमारी लाइफ में भी क्या हो रहा है, क्योंकि हम भी हमेशा सिर्फ दे नहीं सकते, हमें भी तो लगता है कि हमें कोई सुने। तो आई थिंक एज अ पेरेंट, जब हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं, फिजिकल हेल्थ तो चलो हमें पता चलती है, पर अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं तो हम हमारे बच्चों को किस तरह से अपलिफ्ट कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। तो आई थिंक वो भी बताना या बात करना, डिस्कस करना, ओपनली डिस्कस करना, जैसे मैम ने कहा कि हिचकिचाए बिना अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में घर में डिस्कशन करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और आज की जनरेशन मैम बहुत ही प्रैक्टिकल बच्चे हैं, और उन्हें शायद पेरेंट्स से ज़्यादा पता भी है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि हमारी कंडीशन को कौन एक्सेप्ट करेगा, वो उसी के सामने खुलते हैं। जी, ट्रस्टेड एडल्ट्स, दे लुक फॉर अ ट्रस्टेड एडल्ट। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम भी यही चाहते हैं कि ये डॉक्टर्स डे तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर में जो ये फैमिली है हमारी, चाहे फिर वो फादर हो, मदर हो, एक ही बच्चा हो या ग्रैंड पेरेंट्स भी क्यों ना हो, किसी भी टॉपिक पे अगर आप बातचीत करते हैं, बातचीत करना ज़रूरी है और हेल्दी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैम ने कहा कि पॉजिटिव डिस्कशंस में अपने आप को आप इन्वॉल्व करें और हेल्दी डिस्कशंस में इन्वॉल्व करें और अपनी पूरी कंप्लीट वेलबींग का आप ध्यान रखें। और मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आरती। आई थिंक सो मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ हर बार VNM परिवार से जुड़ के, और इस बार तो VNM TV किड्स परिवार के इस प्रोग्राम में मुझे आके बहुत खुशी हुई। एंड आई कंग्रेचुलेट VNM TV किड्स to take up this very special topic for discussion today. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और जमीला मैम परिवार का हिस्सा तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कहा कि VNM TV किड्स के माध्यम पे वो पहली बार आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये सब हमारे बैकबोन्स हैं और हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, जिससे हम शायद किसी एक की ज़िंदगी में भी अगर फ़र्क ला सके तो बहुत बड़ी बात है। और मैम, आपका गाइडेंस हमेशा हमें बहुत एनलाइटन करता है, और बस इसी तरह आप अपना गाइडेंस देते रहें और हमें इंस्पायर करते रहें, क्योंकि हम आपसे सिर्फ वही चीज़ें सीखते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और VNM TV किड्स को तो आप पहचानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि VNM TV का फाउंडेशन भी है, और VNM फाउंडेशन जो है वो स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और जहां मैम ने पहले कहा था कि काम हो रहा है, लेकिन उसको स्पीड अप करने की हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है, लेकिन प्रोफेशनल्स का भी उसके अंदर जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए VNM फाउंडेशन के साथ हमारे जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, और हम बड़ौदा की बहुत सारी जो लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ ऐसे बच्चे जो टीनेजर हैं या एडोलेसेंट्स हैं, इस स्टेज में हैं जहां उनको भी बताना ज़रूरी है कि शारीरिक हेल्थ के साथ साथ, मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ये काम VNM फाउंडेशन पिछले 6 से ज़्यादा महीनों से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। तो VNM फाउंडेशन को आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे बाकी सारी जितनी भी डिटेल्स हैं आपको मिलती रहेंगी। लेकिन उसके लिए VNM TV जो है उसे फॉलो करना ना भूलें, और VNM TV किड्स को सब्सक्राइब करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी पता चलेगा कि यहाँ पर हर हफ्ते हमारे साथ कौन जुड़ता है और हम कौन से इंटरेस्टिंग विषय आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें और अपने और फैमिली के साथ अच्छा और पॉजिटिव टाइम बिताते रहें। आप सभी का संडे बहुत ही बेस्ट हो, बहुत ही वंडरफुल हो, यही आशा रखते हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।